दोस्तों, वेलकम टू इक्विलिब्रियम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन ग्रेविटेशन। ये है लेक्चर 1 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन प्लस केपलर्स लॉ। इस पूरे लेक्चर में हम दो काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे पुराने साइंटिस्ट ने आसमान के स्टार्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करके अलग अलग मॉडल्स बनाए। जियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, फिर टाइको ब्राहे, गैलीलियो और जॉनेस केपलर्स के लॉस तक का सफर कैसे तय हुआ। फिर इसी लेक्चर के सेकेंड हाफ में हम केपलर्स के तीनों लॉस को अच्छे से पढ़ेंगे, उनके क्लियर स्टेटमेंट्स, उनके फिजिकल मीनिंग को समझेंगे। चलो अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ के ऑब्जर्वेशन से, जहां से ग्रेविटेशन का आइडिया नेचुरली आता है। ग्रेविटेशन का आइडिया एक्चुअली हमारी डेली लाइफ से ही शुरू होता है। पहला एग्जाम्पल, जब हम साइकिल से अपहिल यानी चढ़ाई पर जाते हैं तो बहुत थकान होती है। हमें लगता है जैसे कोई हमें पीछे खींच रहा हो। ये जो पीछे पीछे खींचने वाली फील है, यही बेसिकली अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है जो हमारे मोशन को अपोजिट काम कर रहा होता है। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम डाउनहिल यानी अपनी साइकिल को उतार रहे हैं तो बिना ज्यादा पेडल मारे भी साइकिल खुद ब खुद तेज हो जाती है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल हमारे डायरेक्शन के साथ काम कर रहा होता है, इसलिए हमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल, बारिश का। बारिश की बूंदें हमेशा धरती की तरफ ही गिरती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि बारिश की बूंदें आसमान में उड़ जाएं। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से एक कॉमन चीज सामने आती है, कुछ तो ऐसा है जो सब चीजों को अर्थ की तरफ खींच रहा है। इसी पुल को हम आगे चलकर मैथमेटिकली ग्रेविटेशन के नाम से डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं आसमान की तरफ, जहां से प्लेनेटरी मोशन की स्टोरी शुरू होती है। पुराने जमाने के लोग जब रात को आसमान देखते थे तो उन्होंने तीन बेसिक चीजें नोटिस की। खैर आज जब हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो हमें कुछ ही तारे नजर आते हैं, क्योंकि आज हमारा वायु प्रदूषण इतना हो चुका है, एक्यूआई इतना हाई है कि हमको तारे भी अच्छे से नहीं दिखते हैं। लेकिन पहले तारे तो छोड़ो, जो ग्रह होते थे जैसे कि वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये भी नेकेड आइज से देखे जा सकते थे। और आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी क्लीन है, ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई हैं। इवन उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आज भी लोग स्टार गेजिंग करते हैं। लद्दाख में जाके लोग स्टार गेजिंग करते हैं क्योंकि वहां का एक्यूआई बहुत अच्छा है, एयर क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वहां से आज भी आसमान हमको बहुत क्लियर दिखता है। खैर आज हम बात करते हैं जो पुराने लोगों ने नोटिस किया। तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत से स्टार्स की पोजीशन सालों तक ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो स्टार्स जो हैं, आप आज भी देखेंगे तो आपको एक स्टार जो है, स्टार्स के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो आपको रोटेट होते हुए नजर आएंगे क्योंकि आपका अर्थ रोटेट होता है इधर से उधर। तो आपको कभी इधर, लेकिन एक पोल स्टार होता है जो कि हमेशा अपनी धुरी पर रहता है। बाकी के स्टार्स भी अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि वो अर्थ के रोटेशन के कारण। लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन उन्होंने एक चीज और नोटिस करी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। आज हम जिनको प्लैनेट्स कह रहे हैं उस समय उनको हेवनली ऑब्जेक्ट्स कहा गया, जो बैकग्राउंड स्टार्स के अगेंस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पिक्चर कोई एक पिक्चर नहीं है, ये ओवर द ईयर्स खींची गई पिक्चर है। यहाँ पर एक ऐसे लाइट ऑब्जेक्ट को देखा गया, उसके मोशन को या उसकी पोजीशन को ओवर द टाइम 4 मंथ, 6 मंथ्स या ईयर नोट डाउन किया गया। तो ऐसी उसकी प्रोफाइल बनी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टार्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहा है। तो इसलिए इनको कहा गया प्लैनेट्स। उस समय इनको कहा गया था हेवनली ऑब्जेक्ट्स। तो इन मोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक मॉडल आया, पिटोलमी का जियोसेंट्रिक मॉडल, लगभग 2000 साल पहले। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो जियोसेंट्रिक का मतलब हुआ अर्थ सेंट्रिक यूनिवर्स। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सन, मून, प्लेनेट, स्टार सब कुछ अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई प्लेनेट्स का मोशन तो थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है कि नहीं। कभी इधर से देखें आप तो आगे जा रहा है, फिर इधर से पीछे हो गया, फिर आगे हो गया, मतलब चल रहा है अपनी मस्ती में, कुछ भी जहां से उसको मन कर रहा है वहां जा रहा है वो।
तो इसको हम कैसे फिट करेंगे? तो पिटोलमी ने अपने मॉडल में इसको फिट करने के लिए देखें आप यहाँ पर ये एपिसाइकल्स बनाई। तो उसने बोला कि ये लोग प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड भी तो मूव कर ही रहे हैं, लेकिन एक और सर्कल में एपिसाइकल्स बोला गया जिसके इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जुगाड़ टाइप मॉडल हुआ। इसी कॉम्प्लेक्सिटी ने लोगों को और एलिगेंट मॉडल ढूंढने के लिए पुश किया, और यहीं से आती है हेलियोसेंट्रिक मॉडल की थिंकिंग की। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे अर्थ सेंटर्ड सोच को चैलेंज किया गया। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने अपने काम में ये आइडिया मेंशन किए कि सन जो है वो सेंटर पर है और अर्थ जो है वो रोटेट करती है सन के अराउंड, और जो हम जो डेली मोशन देखते हैं तारों का, प्लैनेट्स का, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से हो सकता है, ना कि स्टार्स के घूमने की वजह से। यानी इंडिया से हमें एक अर्ली हीलियोसेंट्रिक हिंट मिलता है। लेकिन लगभग 1000 साल के बाद 16th सेंचुरी में निकोलस कॉपरनिकस, जो एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, एक क्लियर हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज करते हैं, जिसमें सन को वो सेंटर पर रखते हैं, अर्थ को उसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाते हैं। इस मॉडल से प्लेनेटरी मोशन पिटोलमी के कॉम्प्लिकेटेड जियोसेंट्रिक मॉडल के कंपैरिजन में काफी सिंपल और सिस्टमेटिक लगते थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उस टाइम चर्च का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था और उनका बिलीफ था कि अर्थ ही सेंटर है। इसलिए कॉपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल को पहले काफी अपोजिशन मिला और उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेटर गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन से इसी हीलियोसेंट्रिक आइडिया को सपोर्ट किया, जिसके कारण गैलीलियो को काफी परसिक्यूशन और परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह बनता है कि एक्चुअल प्लेनेटरी मोशन को नंबर्स के साथ प्रिसाइसली कौन डिस्क्राइब करेगा? अभी तक हमने देखा ये सारे फिलोसफिकल मॉडल थे, एक विचार था, एक आइडिया था। अभी कहीं पर किसी ने एक डेटा ड्रिवन या मैथमेटिकली मॉडल नहीं दिया था। तो यहीं पर एंट्री होती है टाइको ब्राहे और जोहानस केपलर की। स्लाइड का टाइटल है द डेटा मास्टर एंड द लॉ मेकर। ये दोनों रोल्स एग्जैक्टली फिट होते हैं टाइको ब्राहे और जोहानस केपलर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइको ब्राहे की। टाइको ब्राहे डेनमार्क के एक नोबलमैन और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने एक ह्यूज प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनवाया और उसको अपनी रूफ पर लगवा दिया, जिससे उन्होंने प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशन को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया और उनका एक डिटेल रिकॉर्ड बनाने लगे। ये सब उन्होंने टेलीस्कोप के बिना किया, सिर्फ नेकेड आई और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो टाइको ब्राहे के पास उस टाइम का सबसे बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल डेटा था। अब आते हैं जोहानस केपलर पर। तो केपलर एक जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे और वो टाइको ब्राहे के असिस्टेंट भी थे। तो टाइको की डेथ के बाद केपलर के पास उनका पूरा प्लेनेटरी डेटा आया। केपलर ने सालों तक ये डेटा एनालाइज किया, बार बार चेक किया, उसे ऑर्बिट्स की शेप और पोजीशंस को फिट किया, और फाइनली उन्होंने इस डेटा से 3 सिंपल और एलिगेंस लॉ ऑब्जर्व किए, जिसे हम कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। अभी इस लेक्चर में थोड़ी देर बाद हम केपलर के तीनों लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्बिट का शेप क्या है, प्लेनेट की स्पीड ऑर्बिट में कैसे चेंज होती है, टाइम पीरियड और ऑर्बिट के साइज का रिलेशन क्या है। लेकिन केपलर और न्यूटन के बीच एक और इंपॉर्टेंट लिंक है अभी, गैलीलियो, जो हम बताते हैं कि अर्थ के पास ऑब्जेक्ट्स का मोशन कैसे बिहेव करता है। अब हम आते हैं अर्थ के सरफेस के पास की फिजिक्स पर, और यहां पर एंट्री होती है गैलीलियो गैलीली की, जो इटली के एक फिजिसिस्ट थे, फिलोसफर थे। गैलीलियो ने एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया एक एक्सपेरिमेंट कर। उन्होंने कहा यदि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ एक सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे। मतलब यदि हम एक हेवी स्टोन और यदि एक चिड़िया के पंख को वैक्यूम में ड्रॉप करें तो दोनों की एक्सेलरेशन इक्वल होंगी। डायरेक्ट फ्री फॉल को एक्यूरेटली मेजर करना उस टाइम पे मुश्किल था, इसलिए गैलीलियो ने एक स्मार्ट टेक्निक यूज की। उन्होंने इंक्लाइन प्लेन्स पर बॉडी को रोल कराया। इससे हुआ क्या, मोशन स्लो हो गई और वो टाइम और डिस्टेंस को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाए। इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि अर्थ के पास
जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कांस्टेंट है और उनका कैलकुलेटेड वैल्यू उस समय का जो आया एक्सेलरेशन का वो आज के मॉडर्न जी के वैल्यू के काफी क्लोज था। तो अब देखो हमारे पास दो पावरफुल पीस ऑफ वर्क आए, एक केपलर का और एक गैलीलियो का। केपलर के लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन और गैलीलियो का ये जो फॉलिंग बॉडीज वाला एक्सपेरिमेंट। इसी लेक्चर के अगले पार्ट में अब हम हमारा शिफ्ट फोकस करेंगे केपलर्स के तीनों लॉ पर, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है ऑर्बिट्स के शेप के बारे में, सेकेंड लॉ बताता है कि हाउ फास्ट प्लेनेट इज मूविंग नियर द सन और फार फ्रॉम द सन, और थर्ड लॉ बताता है टाइम पीरियड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सन के बीच का रिलेशन क्या है। फिर आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव किया केपलर्स के लॉ और गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन पर सिंपल शब्दों में केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स सन के अराउंड कैसे घूमते हैं। इन्होंने तीन लॉज दिए, लॉज ऑफ ऑर्बिट्स, लॉज ऑफ एरियाज एंड लॉज ऑफ पीरियड्स। पहला लॉ बताता है कि प्लैनेट के पाथ कैसा होता है। प्लैनेट का पाथ सर्कल नहीं होता है बल्कि एलिप्स होता है जिसमें सन किसी एक फोकस पर होता है। दूसरा लॉ बताता है कि प्लैनेट ऑर्बिट में कब फास्ट चलते हैं और कब स्लो, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में और अच्छे से आगे देखेंगे। तीसरा लॉ ये बताता है कि प्लैनेट का टाइम पीरियड किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है और इससे हमको प्लैनेट के टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है कि उसको पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ये तीनों लॉज मिलकर हमें क्लियर पिक्चर देते हैं कि प्लैनेट सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की डिटेल में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, all planets move in elliptical orbits with the sun situated at one of the foci। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक डायग्राम भी है जिसमें एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, अर्थ के टाइप का एक प्लेनेट पी बना हुआ है और फोकस पर सन बना हुआ है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट से ही बोलता है, पुरानी मान्यता थी कि प्लेनेट्स जो हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन केपलर ने टाइको ब्राहे के डेटा के आधार पे ये साबित किया या ऑब्जर्व करके ये साबित किया कि प्लेनेट सर्कुलर नहीं बल्कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अब हमको ये जानना जरूरी होगा कि एलिप्स होता क्या है। तो एलिप्स सर्कल से थोड़ा अलग होता है। जैसे सर्कल में एक सेंटर होते हैं, तो एलिप्स में सेंटर नहीं होता है, एलिप्स में होता है फोकाई। ये देख सकते हैं आप, एक फोकाई F1 है और एक फोकाई उसका सिमेट्रिक यहाँ पर होगा, वेट, F2 बोलते हैं इसको। ये यहां से यहां तक का जो एक्सिस है, थोड़ा सा ऑब्लिक हो गया है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। इस वाले एक्सिस को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। उसी तरीके से ये जो हमारा, यदि आधे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेमी माइनर एक्सिस, और ये बड़ा वाला एक्सिस को यदि हम आधा कर देंगे यहां से यहां तक का, तो इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। अब इसमें दो पॉइंट और आते हैं। सन से नजदीक, सबसे नजदीक जो पॉइंट होता है, जैसे इस केस में वो होगा ये वाला पॉइंट, उसको हम बोलते हैं परहीलियन। और जो सबसे दूर पॉइंट होगा, जो कि इस केस में यदि हमारा इस F1 फोकाई पे सन है, तो वो होगा, उसका नाम होगा एफिलियन। अब हम आगे बढ़ते हैं एलिप्स में। तो एलिप्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, एलिप्स कैसे डिफरेंट होता है सर्कल से। सर्कल में एक सेंटर होता है, बल्कि अब एलिप्स में फोकाई होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फोकाई क्या है। तो फोकाई वो पॉइंट है, नीचे एक और डायग्राम है जिसमें आपको मैं क्लियर कराता हूँ, 2 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फोकस है F1, एक फोकस है F2, और यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर अभी प्लेनेट है। तो फोकाई की जो डेफिनेशन है वो ऐसी होती है
कि दो ऐसे पॉइंट जहां से ऑर्बिट पे कोई सा भी एक पॉइंट यदि हम ले लें, जैसे हमने ये पॉइंट लिया, तो ये जो दूरी होने वाली है PF1 प्लस PF2 ये हमेशा कांस्टेंट होगी। इसका एक मतलब ये है कि मान लो थोड़ी देर के बाद हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो इसके केस में भी अब P पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो जो PF1 रहने वाला है, या इसको मैं P डैश दे दूं, P डैश F1 प्लस P डैश F2 वो रहने वाला है PF1 प्लस PF2 के इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। यही एलिप्स की डेफिनेशन होती है कि जो फोकस है किसी भी पॉइंट की, दोनों फोकस से जो दूरी का जो सम होता है ऑन इट्स ऑर्बिट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, और इसने यह बताया कि जो हमारा प्लेनेटरी मोशन है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में। और ये वाला रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हो सकता है कि इससे हमारे से सवाल पूछ लिया जाए, या इसका इस कंसेप्ट का, इस एलिप्स के इस कंसेप्ट का यूज करके कोई सवाल पूछा जा सकता है। धन्यवाद। केपलर के सेकंड लॉ पर, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन और प्लेनेट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये जो लाइन है जिसे हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है। मतलब कभी मान लो किसी पॉइंट पर यहाँ पर है वो, फिर मान लो 1 महीने के बाद वो यहाँ पे आ गई, तो ये जो एरिया बन रहा है, देख रहे हैं आप। अब मान लो कभी अपना प्लेनेट यहाँ पर है और 1 महीने के बाद वो यहाँ पर आता है, तो अगेन ये जो बनने वाला एरिया है, ये और ये सेम होंगे। इसमें हमने दिखाया भी है, एक फारदेस्ट और एक नियरेस्ट पोजीशन पर, तो ये दोनों एरिया को हमने माना है सेम। ये वाला एरिया, इस सेक्टर का एरिया, और ये जो सेक्टर है इसका जो एरिया है, ये सेम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरियाज क्या होगा कि ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, वो सेम है। मतलब यदि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 1 महीना लगा, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 1 महीना लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब सन से दूर होगा प्लेनेट, तो वो स्लो होगा थोड़ा, क्योंकि इसका रेडियस वेक्टर बड़ा होगा। अब जब यदि रेडियस वेक्टर छोटा है, तो उसको दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा एरिया को इक्वल करने के लिए। तो यहां से ये इम्प्लीकेशन आता है कि जो हमारा स्पीड है, प्लेनेट की जो स्पीड है, जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते हैं, तो उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। उनकी स्पीड डिपेंड करती है कि सन से उनकी दूरी कितनी है प्लेनेट की। तो सन से प्लेनेट जितना पास होगा उतना फास्ट होगा, और जितना दूर होगा उतना स्लो होगा। ये वाली जो पोजीशन है, हमने जैसे पिछले भी पढ़ा ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट में, इसको हम क्या बोलते हैं, परहीलियन, और इसको एपीहिलियन। तो हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि परहीलियन पे स्पीड लोएस्ट होगी या मैक्सिमम होगी। तो परहीलियन पे क्या होगी हमारी स्पीड, फास्टेस्ट। एपीहिलियन पे हमारी स्पीड क्या होगी, स्लोएस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं लॉ ऑफ एरियाज को। तो लॉ ऑफ एरियाज को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली जो लॉ ऑफ एरियाज है वो ये बोलता है कि dA/dt जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कि इसकी जो एरियल वेलोसिटी है, dA/dt क्या बोलते हैं हम, एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट रहती है। इसको हम एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये केपलर के ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने बोला था कि द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन हम इसको फिजिक्स की मदद से प्रूव भी कर सकते हैं, और हम उस समय यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करके बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही कॉन्सिक्वेंस क्या है, लॉ ऑफ एरिया से, कैसे, वो हम इस प्रूफ की मदद से देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। कि
अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्स क्या होती है? सेंट्रल फोर्स ये होती हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट अक्रॉस द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ देम। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो नेचर होता है वो एक सेंट्रल फोर्स की तरह होता है। मतलब कि ये एक्ट करती है जो सन और प्लेनेट के बीच में, जो सन को हम एक पॉइंट मान लें और प्लेनेट को एक पॉइंट मान लें, और यदि दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स पर एक्ट करेगी, तो इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो ऐसी जब सेंट्रल फोर्स रहती हैं तो उस समय हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब कि जो हमारा एल है, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो एल जो है वो हमारा कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टाइम। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। हम इसी चीज का यूज करेंगे अभी आगे चल के। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अगेन एक एलिप्टिकल ऑर्बिट। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया, बड़ा बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ कहीं पे हमारा प्लेनेट है, ठीक है। ये इसको हम ओ दे देते हैं नाम, इसको नाम दे देते हैं पी। पी मतलब जहाँ पे हमारा प्लेनेट है, ओ मतलब जहाँ पे हमारा सन है। ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है, ये इसको ये रेडियस वेक्टर हो गया। आफ्टर टाइम डी टी, कुछ समय के बाद ये प्लेनेट जो है अपनी पोजीशन, प्लेनेट का मोशन हम बोल रहे हैं कि अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, हम मान लेते हैं। डी टी एक बहुत ही स्मॉल टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा प्लेनेट क्यू पर। अगेन यहाँ से हम एक लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं, तो ये हमारा हो गया क्यू। तो ये जो एरिया बन रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप, इसी एरिया को हमको देखना है। तो हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है ओपी क्यू, ये इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द ऐसी टेंजेंट रहने वाली है, ठीक है। टाइम बहुत छोटा है, तो ये जो पी क्यू है मेरा, पी क्यू मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है पी से लेके क्यू तक प्लेनेट की, वो कितनी है। तो यदि स्मॉल टाइम में हम मानते हैं कि वी जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो वी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस टाइम के साथ। तो जो मेरा पी है, पी क्यू है, वो मेरा वी डी टी के बराबर होगा। अब हम बना लेते हैं इस ट्राइंगल को नीचे फिर से। तो 2 सेकेंड, ये मेरा ओ है, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ये पी क्यू है, ठीक है। ये एंगल जो है, ये एंगल को हमने थीटा माना है। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल्स के हिसाब से जो एरिया है, ये जो एरिया डी ए है, ये कितना होगा, ये होगा मेरा बेस ओपी प्लस 1/2 ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू ये जो है इसका हाइट है, वो क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। तो ओपी इंटू पी क्यू साइन थीटा। अगेन जो डी ए है वो क्या हो जाएगा, हाफ, ओपी मतलब क्या है मेरा, रेडियस वेक्टर आर, पी क्यू साइन थीटा को मैं ओपी इंटू पी क्यू साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, आर क्रॉस पी क्यू। पी क्यू क्या है मेरा, वीडीटी के बराबर, ठीक है। मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने को अभी, तो अपन सिर्फ अभी इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब डी ए क्या होगा, 1/2। अब डी टी स्केलर है, इसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, स्केलर क्वांटिटी है, बाहर लेके आऊंगा और इसको
डिवाइड बाई डी टी, इस साइड लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा तो डी ए बाई डी टी आ गया मेरा 1/2 आर क्रॉस वी। अब ये आर क्रॉस वी क्या है, तो अब देखते हैं हमारा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है। ये तो हमारी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है वो देखें हम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है मेरा फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ बॉडी अलग होता है, फॉर अ पार्टिकल अलग होता है, क्योंकि ये डोमेन इतना बड़ा है स्पेस का कि जो सन है हम उसको भी एक पार्टिकल मानते हैं, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, और जो प्लेनेट है उसको भी हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मास एक स्केलर है टाइम्स आर क्रॉस वी, ये होता है। तो यहां से मेरा जो आर क्रॉस वी का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एल मेरा कंजर्व्ड है, तो जो एल का मैग्नीट्यूड है वो डिवाइडेड बाई एम, ये आ जाएगा। तो दोस्तों अब यही इसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पे उठा के रिप्लेस कर देना है। तो जब मैंने वहां पे रिप्लेस की तो डी ए बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो ये भी एक क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी रहने वाली है, क्योंकि हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट या कंजर्व्ड। और हमारा मास भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, क्योंकि मास भी कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ये एनी सिचुएशन, तो ये जो दोनों चीजें कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो जो मेरा डी ए बाई डी टी है वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम 10 मिनट लेके चलें, मान लो कहीं पर एक हमने टाइम इंटरवल कंसीडर किया 10 मिनट इस एक्सिस पे, फिर से हम एक एलिप्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है अपना अभी प्लेनेट, कुछ समय के बाद यहाँ पे आया, ये सन अपना यहाँ पर है। तो 2 मिनट, ये जो एरिया बना ये भी कहाँ पर है, एपिलियन के पास है, जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उससे उसके नजदीक है। और इसको यहां से लेके यहां तक जाने में अपन बोल रहे हैं 1 महीना लग गया। और ये जो एरिया है ये ए है, कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब इस सेम एरिया को यदि मैं पास में लूंगा तो मेरे को, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है मेरा रेडियस वेक्टर छोटा हो गया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज मेरी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर। और यदि ये भी हम बोलें कि ये भी ए के बराबर है, ठीक है, तो उस केस में जो ये ड्यूरेशन है यहां से लेके यहाँ पे आने का और यहाँ से लेके यहाँ पे जाने का वो सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है या इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहें या सर्कमफेरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कहें, और यहाँ पर जो इसका सर्कमफेरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होने वाला है। तो जब ज्यादा होने वाला और टाइम बराबर है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, फास्टर है, यहाँ पर ये तेज है, और यहाँ पर क्या है, ये स्लोअर है, ठीक है। तो यही है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। अब देखो इसका क्या यूज हो सकता है, इसका यूज आ सकता है सबसे पहले तो क्या है कि इसका जो बेसिक है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कभी भी सैटेलाइट के मोशन में या प्लेनेटरी मोशन में हमको इस कंसेप्ट को, मान लो हम कहीं क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं इसको यूज करने का। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन काफी समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिखिए नीचे। और अब हम देखेंगे लॉ ऑफ पीरियड्स, जो थर्ड लॉ है हमारे केपलर का, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं केपलर के थर्ड लॉ पर, इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced out by the planet। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि पूरा एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है,
तो अर्थ को 1 साल लगता है, तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो है 1 साल। ऐसे ही जो अलग ग्रह हैं, दूसरे जो ग्रह हैं, फॉर एग्जांपल मार्स और वीनस, इनके लिए इनका टाइम पीरियड अलग है। तो थर्ड लॉ है वो इसी के बारे में बताता है कि टाइम पीरियड कितना होता है किसी भी प्लेनेट का व्हेन इट इज रोटेटिंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो प्लेनेट है उसका टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है किसी भी प्लेनेट के, वो उसके ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं? ये वाली जो हमारी एक दो एक्सिस होती है एलिप्स में, एक ये बड़ी एक्सिस यहां से लेके यहां तक देख रहे होंगे आप, और एक ये छोटी वाली एक्सिस। तो छोटी वाली एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलते हैं, ये वाली हो गई हमारी मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस का भी जो हाफ है, मतलब कि जो सेंटर ऑफ द एलिप्स है वहां से लेके अपेलियन तक की जो डिस्टेंस है, वो जो ए जो हमने यहाँ पे डोनेट किया येलो लाइन से, वो क्या है? हमारी सेमी मेजर एक्सिस। ये हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि सबका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज है वो डिफरेंट होने वाला है सब एलिप्स, लेकिन सबकी सेमी मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ जो है वो कम ज्यादा रहेगी। तो ये बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड जो है, कोई एक हम कांस्टेंट लगा दे बीच में, ये, और यदि हम देखें आगे तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब, इसको के, अभी हम इसको क्यू बोल देते हैं क्योंकि अभी हमने आगे एक टेबल भी यूज किया है, इसमें इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्यू इसको हमने जो है कांस्टेंट माना हुआ है। तो टाइम पीरियड के स्क्वायर और जो सेमी मेजर एक्सिस के जो क्यूब का जो रेशो है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आने वाला है। समझ रहे हैं आप? कांस्टेंट नंबर मतलब यदि मान लो कि मैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, पहले 9 होते थे, प्लूटो को अभी प्लेनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो हमारे पास जो 8 प्लेनेट हैं, यदि मैं उन सारे 8 प्लेनेट का एक डेटा लूं जिसमें उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर करूं और उनके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब करूं और उसका रेशो निकालूं, तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। और ऐसा हमने करके भी देखा। हम नीचे टेबल है हमारे पास जो हमने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लेनेट के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर उन सारे प्लेनेट्स की जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका जो लेंथ है वो हमने ले रखा है 5.79, 10.8। अब ये इतनी छोटी तो होगी नहीं, तो ये जो है ये 10⁻10 मीटर्स में है। तो ये यदि ए 5.79 लिखा है तो 5.79 इंटू 10⁻10 मीटर्स। और सिमिलरली जो टाइम पीरियड है वो हमने ईयर्स में दे रखा है यहाँ पर। तो हमारे पास मरकुरी का 0.24 है, अर्थ का 1 है, और वैसे नेपच्यून जो सबसे ज्यादा दूर है उसका 165 है। और हम देख भी सकते हैं जो हमारा यहाँ पर लॉ है वो क्या कहता है कि टाइम पीरियड जो है, यदि मैं आगे लिखूं टाइम पीरियड को, यदि मैं इसका अंडर रूट ले लूं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू a⁻3/2, मतलब कि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा रेज़ टू द पावर 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एलिप्टिकल ऑर्बिट जितना बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। तो जो प्लेनेट जितना सन के नजदीक होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, और जो जितना ज्यादा दूर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। ये भी हमको इस लॉ से पता चलता है। तो हमने कैलकुलेट करा यहाँ पर, ये रेशो कैलकुलेट करा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। जब इसको कैलकुलेट किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में सब दिया हुआ है। टी जो है टाइम पीरियड ईयर में है, क्यू जो है वो क्वेश्चन है टी स्क्वायर बाय ए क्यूब का इन ईयर्स का स्क्वायर मीटर का, मीटर की पावर -3 में, और यूनिट्स जो है वो 10⁻34 के टर्म में दी गई हैं। तो हम देखेंगे कि सबका जो है वो ऑलमोस्ट 2.96, अर्थ का 2.96 है, वीनस का 3 है, मरक्यूरी का 2.95 है, सबका ऑलमोस्ट सेम है। तो बाद में एक्सपेरिमेंट से ये डेटा, ये लॉ जो है वैलिडेट भी हुआ है। तो यही है दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। ऑलराइट, सो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। आज हमने ग्रेविटेशन की हिस्टोरिकल जर्नी, जैसे जियोसेंट्रिक से हीलियोसेंट्रिक तक का सफर, गैलीलियोस के आइडियाज, और फिर केपलर के लॉज। इस लेक्चर में हमने देखा कि प्लेनेट कैसे सन के पास फास्ट होते हैं, दूर जाके स्लो हो जाते हैं, और हमने ये भी देखा कि कैसे टी स्क्वायर बाय ए क्यूब का जो रेशो है वो हमारे सारे 8 प्लेनेट के लिए कांस्टेंट है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जैक्टली 3 चीज पढ़ने वाले हैं। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हम देखेंगे कि कैसे कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के चक्कर में अर्थ का मास भी मेजर हो गया, और यहीं से एक फेमस लाइन आती है कि कैवेंडिश वेट द अर्थ। और उसके बाद हम अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी देखेंगे। चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज पूरा लेक्चर देखिए, कमेंट में हमें बताइए आपको कैसा लगा। हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम केपलर्स के लॉस से जो भी नीट या जेईई में क्वेश्चंस आए हैं, हम एक लेक्चर में उनको भी कवर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।